dear students, this is Gulzar Ahmed and you are watching my YouTube channel Learning with Gulzar Ahmed। तो आज का हमारा जो टॉपिक है तलब की लचक की अमली अहमियत है कि तलब की लचक की अमली अहमियत किस किस के लिए है, यानी किस किस को जो है वो तलब की लचक की अमली अहमियत जो है वो किस किस पे इम्प्लीमेंट होती है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सब्सक्रिप्शन के ज़रिए मिल सके, नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तलब की लचक की अमली अहमियत के तलब की लचक की अमली अहमियत क्या है? पहला पॉइंट है वज़ीर मालियात की रहनुमाई। तो जो मुल्क का जो वज़ीर मालियात होता है, जो वज़ीर ख़ज़ाना होता है, जब उसने बजट बनाना है, जब उसने जो है वो बजट बनाना है तो वो तलब की लचक को ज़रूर देखता है। उसके लिए तलब की लचक में बड़ी अहमियत है, क्योंकि वो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि ऐसी अशिया पे टैक्स लगाया जाए जिससे आमदनी यकीनी हासिल हो। तो वो क्या करता है कि ऐसी अशिया जिनकी तलब कम लचकदार होती है उस पे जो है वो भारी शरह से टैक्स लगाता है, और जिन अशिया की तलब ज़्यादा लचकदार होती है उन पे कम शरह से टैक्स लगाता है। इस तरह से ओवरऑल टैक्स भी ज़्यादा कलेक्ट होता है और गवर्नमेंट की आमदनी में भी ज़्यादा इजाफा होता है। यानी वो बुनियादी ज़रूरियात पर ज़्यादातर आमतौर पर टैक्स लगाते हैं, क्योंकि ऐसी अशिया जिनकी तलब कम लचकदार है उस पर टैक्स लगाते हैं, क्योंकि उनसे उनको आमदनी यकीनी हासिल होती है। जबकि अगर ऐसी अशिया पे टैक्स लगा दें जैसे जो है वो ज़्यादा लचकदार वाली चीज़ें हैं, तो इससे जो है वो क्या होगा, जो सरमायादार होते हैं, जो आजरीन होते हैं, उनके मुनाफाजात गिर जाते हैं। जब उनके मुनाफाजात गिरते हैं तो फिर इससे जो है वो जो गवर्नमेंट है उसको आमदनी भी यकीनी हासिल नहीं होती। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि वज़ीर मालियात की ये रहनुमाई करता है। अब दूसरा पॉइंट है आजरों और सनतकारों की रहनुमाई। तो जो आजर होते हैं या सनतकार होते हैं, ये वो लोग हैं जो कारोबार की बुनियाद डालते हैं, कारोबार को फैलाते हैं और चीज़ों को पैदा करते हैं। तो ये कानून जो है वो जो तलब की लचक है वो इनके लिए भी बड़ी जो है वो आजर और सनतकारों के लिए भी बड़ी जो है वो अहमियत की हामिल है। यानी तलब की लचक के बारे में जानना इनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये हमेशा जो है वो ऐसी चीज़ें पैदा करेंगे जिनकी तलब कम लचकदार होगी, और जिनकी तलब कम लचकदार होगी उसकी कीमत में वो इजाफ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि आजरीन का बुनियादी मकसद क्या होता है कि कॉस्ट कम से कम आए और मुनाफा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो। वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की कोशिश करते हैं, यानी वो ऐसी कोशिश करते हैं जिससे लागत पैदाइश कम से कम हो और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिनकी तलब कम लचकदार होती है, तो उस चीज़ की कीमत में वो इजाफ़ा कर लेते हैं। उस चीज़ की जब कीमत में इजाफ़ा करेंगे तो उनके मुनाफाजात बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसी अशिया की कीमतें वो नहीं बढ़ाते जिनकी तलब जो है वो ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि ऐसी अशिया की कीमतें बढ़ा दें तो फिर उनके मुनाफाजात जो है वो गिरने का ख़तरा होता है। तो इनके लिए आजरों और सनतकारों के लिए जो है वो तलब की लचक का जानना ज़रूरी है। अब तीसरा पॉइंट है इजारादार की जो है वो कीमत, कि इजारादार की जो है वो कीमत क्या होगी। जो इजारादार होता है वो क्या करता है कि मंडी जी अगरचे इजारादार को अपनी शय की रसद पर मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल हासिल होता है और मंडी में उस शय का कोई करीबी नेमल बदल मौजूद नहीं होता। तो इजारादार क्या करता है कि वो ऐसी अशिया पे जो है वो ऐसी अशिया की कीमत बढ़ा देता है जिसकी तलब कम लचकदार होती है, इससे उनकी आमदनी भी यकीनी होती है। और ऐसी अशिया जिसकी तलब ज़्यादा लचकदार है उसकी कीमत में वो थोड़ा सा भी इजाफा कर देता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब उसकी डिमांड कम होती है तो उसका मुनाफा गिरना शुरू हो जाता है। जब उसका मुनाफा गिरना शुरू हो जाता है तो उसको वो नुकसान के ज़माने में भी आ सकता है। तो इजारादार जो है वो हमेशा ऐसी चीज़ों की कीमत बढ़ाता है जिसकी तलब ज़्यादा कम लचकदार है, क्योंकि लोगों ने उसको हर हाल में ख़रीदना ही ख़रीदना होता है। और चौथा पॉइंट है हमारे पास ज़राए नक़्ल व हमल के किरायों के तयन में मदद। तो जो ज़राए नक़्ल व हमल है, जैसे बसों के किराए हैं, ट्रकों के किराए हैं या रेलगाड़ी के किराए हैं, उसके तयन में भी तलब की लचक की अमली अहमियत है कि जब जो है वो यानी ऐसी अशिया जिनका वज़न ज़्यादा होता है, मालियत कम होती है, उसका किराया कम रखा जाता है। जैसे भूसा है और मट्टी की ट्राली है, और इसी तरह जो है वो बजरी वगैरह है। इस तरह जो ज़्यादा वज़न वाली चीज़ें हैं
ان کا کرایہ جو ہے وہ کم رکھا جاتا ہے، جبکہ ایسی اشیاء جن کا جو ہے وہ وزن زیادہ ہے، مالیت زیادہ ہے، وزن کم ہے، جیسے جو ہے وہ اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی زیورات وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے ہیں یا نہایت قیمتی اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانی ہے، تو اس کا کرایہ جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی ٹرین ہے، ٹرین پہ جو ہے وہ جو اکانومی کلاسز ہیں یا عام ڈبے ہیں، اس پہ جو ہے وہ کرایہ کم رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں غریب لوگ سفر کر کے اپنی جو ہے وہ سیٹسفیکشن حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ جو لگژری ڈبے ہوتے ہیں اس کے جو اے سی پارلرز ہوتے ہیں اس کا کرایہ زیادہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں زیادہ رکھا جاتا ہے؟ کہ امیر بندہ جو اس میں سفر کر کے وہ زیادہ ذہنی سکون حاصل کر لیتا ہے، زیادہ سیٹسفیکشن حاصل کر لیتا ہے۔ تو طلب کی لچک کی عملی اہمیت جو ہے وہ ذرائع نقل و حمل کے کرایوں کے تعین میں بھی مدد دیتی ہے۔ تو 5واں پوائنٹ ہے ہمارا، جی بعض چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہوتی ہیں، مشترک پیداوار والی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے جو ہے وہ گندم اور بھوسا ہے، روئی اور بنولا ہے۔ اب جو ہے وہ اب گندم جو ہے اس کی طلب کم لچکدار ہے، اب بھوسے کی زیادہ لچکدار ہے، تو بھوسے کی قیمت جو ہے وہ کم رکھی جائے گی، گندم کی قیمت جو ہے وہ زیادہ رکھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ گندم کے بغیر لوگوں کا گزارا نہیں ہوگا، گندم جو ہے اس کی طلب کم لچکدار ہے، تو گندم کی جو ہے وہ قیمت زیادہ رکھی جاتی ہے، بھوسے کی کم رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بنولا اور روئی ہے، تو جس شے کی قیمت جو ہے وہ کم لچکدار ہوگی، جس شے کی طلب کم لچکدار ہوگی اس کی قیمت زیادہ رکھی جاتی ہے، اور جس شے کی طلب جو ہے وہ زیادہ لچکدار ہوگی اس کی قیمت جو ہے وہ کم رکھی جاتی ہے۔ تو آگے اگلا پوائنٹ جو ہمارا ہے زر مبادلہ کے حصول میں مدد۔ جب چیزیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کی جاتی ہیں، جب جو ہے وہ چیزیں باہر بھیجی جاتی ہیں، فرض کرو ایکسپورٹ میں لے لیتے ہیں، ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی طلب کی لچک کی عملی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایسی چیزوں پہ ٹیرف زیادہ لگایا جاتا ہے، ریٹ زیادہ مقرر کیا جاتا ہے، ٹیرف کا ریٹ، جس کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے۔ یعنی ایسی اشیاء جن کی طلب کم لچکدار ہے اس پہ جو ہے وہ زیادہ شرح سے ٹیرف لگا دیا جاتا ہے۔ تو جب زیادہ شرح سے ٹیرف لگائے گے تو اس سے جو گورنمنٹ کی آمدنی ہوگی، ان کو جو ریزروز حاصل ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اب اسی طرح جو ہے وہ ایسی اشیاء جن کی طلب جو ہے وہ زیادہ لچکدار ہوتی ہے اس کی قیمت میں تھوڑی سی کمی کر دیں گے، اس کی قیمت میں کمی کریں گے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس سے بھی زیادہ ریونیو حاصل ہوگا۔ تو اس طرح کیا پتہ چلا کہ ایسی اشیاء جن کی طلب کم لچکدار ہے اس کی قیمت جو ہے وہ یا اس پہ ٹیرف زیادہ شرح سے لگایا جاتا ہے، اور ایسی اشیاء جن کی طلب زیادہ لچکدار ہے اس پہ ٹیرف جو ہے وہ کم شرح سے لگایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اوور آل ریونیو میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر جو ہے وہ آپ کو پسند کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں جو ہے لکھیے گا، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ مثبت جواب دیں گے۔ شکریہ۔